हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द लिमिट्स ऑफ अमेरिकन पावर इन वेस्ट एशिया। पहले इसकी हेडिंग का मतलब समझिए कि अमेरिका की जो पावर है, जो इन्फ्लुएंस है वेस्ट एशिया में, उसकी लिमिट क्या है, मतलब किस हद तक जो है वो कंट्रोल कर रहा है अमेरिका वेस्ट एशिया में। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल, इसकी हिस्ट्री क्या है, पूरे इस आर्टिकल में जो है वो लिखी हुई है। मैं आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में समझाऊंगा, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में आपको बहुत हेल्प करेगा और आपका नॉलेज भी बढ़ाएगा। एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी लिखवाता चलूँगा, उनको आप लोग साथ साथ में नोट करते जाना। ठीक है, तो अगर आपकी कोई रिपोर्ट होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। और इसका अगर आपको हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए, क्योंकि इस पीडीएफ में मैंने जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको हाईलाइट किया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम लिंक जो है वो ज्वाइन कर लेना। वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, फटाफट से उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज का जो हमारा आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। In 1980, faced with the prospect of Soviet Union expanding its reach to the Gulf, the Carter administration in the United States came up with an aggressive approach. तो 1980 में क्या हुआ? फेस्ड विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोवियत यूनियन। प्रोस्पेक्ट क्या होता है? संभावना होना किसी चीज़ की। एक्सपेंडिंग इट्स रीच टू द गुल्फ, तो अमेरिका को क्या लगा, मतलब अमेरिका ने ऐसा फेस किया कि ऐसी संभावना लगी उसको कि जो सोवियत यूनियन है वो अपनी रीच जो है वो गुल्फ तक बढ़ाएगा। गुल्फ कंट्रीज आपको पता है ना, कुवैत, ओमन। ठीक है, तो आप लोगों को ये कंट्रीज़ जो है, इनके नाम जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आप लोग। ठीक है, इनको आपको गूगल सर्च करके पता करना है। अगर आपको आर्टिकल समझना है तो आपको इन कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो गुल्फ कंट्रीज़ थी, जो अमेरिका था, उसको लगा कि जो सोवियत यूनियन है वो अपनी जो रीच है वो गुल्फ कंट्रीज तक बढ़ाएगा। द कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था अमेरिका का? कार्टर। इन द यूनाइटेड स्टेट्स केम अप विद एन एग्रेसिव अप्रोच, तो वो क्या, उसने क्या किया, वो एक अग्रेसिव अप्रोच लेके आ गया, मतलब एक आक्रामक अप्रोच लेके आ गया। ठीक है, उसके बाद in the previous year, the US had suffered twin setbacks in Asia. In February, Shah's regime in Iran, one of the pillars of America's West Asia policy, collapsed. तो उससे पिछले साल मतलब 1979 में सॉरी उस 1979 में क्या हुआ था, यूएस ने क्या किया था, मतलब दो सेटबैक्स मतलब दो जगह पे वो नाकाम हुआ था, मतलब उसको नाकामी मिली थी। पहली क्या हुआ था, फरवरी में, शाह's रिजाइम इन ईरान वाज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ अमेरिकन वेस्ट एशियन पॉलिसी कोलैप्स। जो शाह की रिजाइम थी, मतलब जो शाह का शासन था ना 1979 में, जो कि अमेरिका की पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, वो रिजाइम मतलब वो शासन उसका ख़त्म हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, एंड इन दिसंबर द सोवियत सेंट द रेड आर्मी टू द अफगानिस्तान। और दिसंबर में क्या हुआ 1979 में, जो सोवियत था, जो यूएस थे, जो रशिया था, उसने अपनी जो रेड आर्मी थी वो अफगानिस्तान में भेज दी। तो ये जो बड़े दो नुकसान हुए अमेरिका के लिए। उसके बाद जो उसने पॉलिसी बनाई इस चीज़ को देख के, तो आउटलाइनिंग इस पॉलिसी, आउटलाइनिंग का मतलब क्या होता है, एक रूपरेखा रखना। ठीक है, तो आउटलाइनिंग इस पॉलिसी फ्रेम्ड बाय Zwingli Brzezinski, President Jimmy Carter had said in his State of Union state address on 23/1980 that any outside force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interest of the US। तो प्रेसिडेंट ने जो अपनी पॉलिसी लाई, जिमी कार्टर ने, उसने क्या बोला कि कोई भी अगर आउटसाइड फोर्स जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगी पर्शियन गुल्फ को, मतलब गुल्फ जो रीजन है, ठीक है, तो क्या होगा, विल बी रिकॉर्डेड एज एन असॉल्ट। वो एक असॉल्ट मतलब हमला माना जाएगा ऑन दी वाइटल इंटरेस्ट ऑफ यूएस के जो वाइटल इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट, उन पे एक हमला माना जाएगा। एंड सच एन असॉल्ट विल बी रिपेल्ड बाय एनी मीन्स नेसेसरी। और ऐसा जो असॉल्ट होगा ना, अगर ऐसा कुछ हमला होगा तो उसको रिपेल किया जाएगा, मतलब उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा बाय एनी मीन्स नेसेसरी, मतलब जो नेसेसरी लगेगा वो उस पर एक्शन लिया जाएगा, इंक्लूडिंग मिलिट्री फोर्स। हम लोग जो है वो मिलिट्री फोर्स का सहारा भी जो है वो ले सकते हैं। तो जो गुल्फ कंट्रीज है ना, उन पे जो अमेरिका है वो अपना कंट्रोल चाहता था। ठीक है, तो उसने सीधे सीधे बोल दिया कि अगर कुछ भी हरकत हुई गुल्फ रीजन में तो वो अमेरिका पे हमला माना जाएगा और अमेरिका उसके लिए कोई भी एक्शन जो है वो ले सकता है। The Carter Doctrine would continue to guide the policy of successive administrations towards the Gulf and ensured that the region remained an exclusive American sphere of influence until recently। तो ये जो
कार्टर के जो डॉक्ट्राइन थे, डॉक्ट्राइन मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब जो उसने प्रिंसिपल बनाए थे ना, वुड कंटिन्यू टू गाइड, मतलब ये जो थे वो चलते रहते टू गाइड द पॉलिसी ऑफ सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो उसके बाद के जो एडमिनिस्ट्रेशन आए कार्टर के बाद, वो उसकी जो पॉलिसीज़ थी कार्टर की, वो उनको गाइड करते रहे टूवर्ड्स द गुल्फ, मतलब जो गुल्फ कंट्रीज़ थी उनके प्रति हमको क्या रूल बनाने हैं, वो कार्टर के जो डॉक्ट्राइन्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, उनको काफ़ी फॉलो करते थे। एंड एंश्योर दैट द रीजन रिमेन्ड एन एक्सक्लूसिव अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब जो ये रीजन है गुल्फ, वो ये भी इंश्योर करते थे कि ये अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंदर रहे, कंट्रोल में रहे। अनटिल रिसेंटली, अभी तक ऐसा ही था, लेकिन अब क्या हुआ, ऑफ लेट, मतलब अभी की बात है, देयर हैज़ बीन मच टॉक अबाउट द शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ अरबिया। शिफ्टिंग सैंड्स का आप लोग मीनिंग लिखिए। शिफ्टिंग सैंड्स का मतलब होता है कुछ चेंज आना। अभी क्या हुआ है, ऐसी बात चल रही है कि जो अरबिया, मतलब जो अरब कंट्रीज़ है ना 22, उसी के अंदर जो है वो गुल्फ कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। अरब कंट्रीज़ 22 हैं जहाँ पे अरबी भाषा बोली जाती है। ईरान, इराक, कुवैत, ओमन, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती है, 22 कंट्रीज़ हैं। तो अभी तक तो ये बात चल रही थी, अभी मतलब रिसेंटली ये बात चल रही है। ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली, कि कुछ चेंजेस हुए हैं अरब कंट्रीज़ के कंट्रीज़ में। It was, however, on full display when South Arabia and Iran reached an agreement earlier this month in secret talks hosted by China। अभी इस बात की जो है वो पूर्ति हो गई, मतलब इसको फुल डिस्प्ले में, मतलब पूरी तरह देखा गया कि कुछ ना कुछ जो चेंजेस हैं वो अरब कंट्रीज़ में हुए हैं। when साउथ अरेबिया, जब साउथ अरेबिया जो है वो ईरान के साथ क्या हुआ, एक एग्रीमेंट किया उसने, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, 1-2 दिन पहले आर्टिकल आया था। इसी मंथ में ये एग्रीमेंट हुआ इन सीक्रेट टॉक होस्टेड बाय चाइना। और ये किसने करवाया, चाइना ने करवाया। मतलब जो अरब कंट्रीज़ हैं उनमें चेंजेस क्या आ रही हैं, वो अभी चाइना की तरफ जा रही हैं, ठीक है, टू नॉर्मलाइज रिलेशन। और ये जो एग्रीमेंट था ईरान और साउथ अरेबिया के बीच, ये क्यों हुआ, ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है वो नॉर्मलाइजेशन आ सके, क्योंकि अमेरिका जो है ना वो इनमें लड़ाई लगाने का काम करती थी, ठीक है। उसके बाद पुट इन दी it in context, the US remained a spectator when its global rival China brought together one of its allies, South Arabia, and a sworn enemy to reach potential game-changing pact in a region। तो जो यूएस था ना वो एक स्पेक्टेटर, मतलब एक दर्शक बन के रह गया जब उसकी जो राइवलरी है, मतलब जो दुश्मन है चाइना, ब्रॉट टुगेदर वन ऑफ इट्स एलाइज, मतलब जो उसकी एलाइज, जो साथी मानी जाती है साउथ अरेबिया अमेरिका की, विद ए स्वोन एनमी का मतलब क्या होता है, बहुत खतरनाक जो दुश्मन है अमेरिका का, ईरान। इन दोनों को उन्होंने क्या किया, मिला लिया और क्या किया, टू रीच ए गेम चेंजिंग पैक्ट इन दी रीजन, और एक गेम चेंजिंग पैक्ट इन दोनों के बीच में उस रीजन में करवा दिया, ठीक है। और अमेरिका जो थी वो बस एक दर्शक बन के रह गई। उसके बाद विच इट कंसिडर्ड एज एन एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसको अमेरिका जो है ना अपना एक स्पेयर मानती थी, मतलब एक रीज़न मानती थी इन्फ्लुएंस का। वहाँ चाइना जाके जो है वो एक पैक्ट साइन करवा दिया चाइना ने ईरान और साउथ अरेबिया के बीच में। इट प्रैक्टिकली मार्क द एंड ऑफ कॉटन डॉक्ट्राइन, तो मतलब इसने क्या किया, मार्क कर दिया, मतलब एक अंडरलाइन कर दिया कि जो कार्टर के जो प्रिंसिपल थे ना, जो उसने बनाए थे अरब कंट्रीज़ में अपना कंट्रोल करने के लिए, वो क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद है पास्ट मिस्टेक, मतलब अमेरिका ने जो पीछे में क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। दिस डिड नॉट हैपन ओवरनाइट, मतलब ये एक रात में नहीं हुआ है। ओवर द पास्ट 20 ईयर्स द यूएस हैज़ मेड ए होस्ट ऑफ मिस्टेक्स इन वेस्ट एशिया। यूएस ने जो है वो बहुत सारी जो गलतियां हैं वो वेस्ट एशिया में की हैं। ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली जो है वो यूएस जो है वो अपना कंट्रोल अचानक खोने लगा है अरब कंट्रीज़ में, उसने पहले कुछ गलतियां की हैं, ठीक है। which had led to decline in its overall influence and an associated policy recalibration by its allies, जिसकी वजह से उसका क्या हुआ है, जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस है वो कम हो गया है अरब कंट्रीज़ पे। एंड एन एसोसिएटेड पॉलिसी रिकैलिब्रेशन का मीनिंग लिखिए। रिकैलिब्रेशन का मतलब होता है कुछ चेंज लाना, ठीक है। तो बाई इट्स एलाइज, मतलब जो उसकी एसोसिएटेड पॉलिसी थी वो रिकैलिब्रेट, मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाई हैं उसकी जो साथी थी, एलाइज कंट्री थी, जैसे साउथ अरेबिया थी, वो तो चली गई। चाइना ने होस्ट की मीटिंग और उसने ईरान के साथ क्या किया, एक समझौता कर लिया विदाउट उसको पूछा ही नहीं। तो मतलब उसने क्या किया, रिकैलिब्रेशन, मतलब जो उसकी पॉलिसी थी उसमें चेंज किया। उसके बाद टेक द केसेस ऑफ इराक, सीरिया एंड ईरान, ठीक है। अगर अब हम लोग 3 कंट्रीज़ का केसेस लेंगे कि अमेरिका ने क्या क्या गलतियाँ की इन कंट्री में। वन, एक कंट्री विद द यूएस इन्वेडेड, इराक में आपको पता है यूएस ने इन्वेजन किया था। ब्रॉट रिजाइम चेंज एंड ऑक्युपाइड, वहाँ पे जो शासन था उसको चेंज किया था और उसको ऑक्युपाई कर लिया था।
टू ए कंट्री बियर इट सॉट रिजाइम चेंज विदाउट ए फुल स्केल इन्वेजन। दूसरी ऐसी कंट्री है सीरिया, जिसमें उन्होंने क्या किया, सॉट का मतलब क्या होता है, मांग करना, मतलब रिजाइम शासन चेंज के लिए उसने मांग की थी, विदाउट मतलब फुल स्केल इन्वेजन, हमला वहाँ पे नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया, वहाँ पे जो है वो शासन चेंज करने की मांग की। एंड थ्री ए कंट्री विच इट सॉट टू बोथ कंटेन एंड एंगेज, और तीसरी ऐसी कंट्री जिसको उसने क्या किया, कंटेन भी किया और एंगेज भी किया। मतलब वहाँ पे उसने क्या किया कंटेन का मतलब क्या होता है, मतलब रूल करना, मतलब शामिल करना, मतलब उसने उसको कंटेन किया, उसको शामिल किया अपने में, और एंगेज किया। एंगेज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बिजी करना, ठीक है। व्हेन द यूएस इन्वेडेड इराक, जब यूएस ने हमला किया था इराक पे ऑन March 20, 2003, इट वॉज एट इट्स द पीक ऑफ इट्स पावर। पीक होता है मतलब सबसे ऊंचा, मतलब जिस टाइम पे इराक पे हमला किया था ना यूएस में, उस टाइम वो सब बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, अपनी पावर के एकदम पीक में थी। उसके बाद अमेरिकाज अरब एलाइज लाइंड अप टू सपोर्ट दी वार, और जो अमेरिका की जो एलाइज थी, जो साथी अरब कंट्रीज थी, उन्होंने इस वार को सपोर्ट किया था, ठीक है। बट what they saw from a security perspective was the mindless destruction sectarian of the Iraq state। तो लेकिन उन्होंने क्या देखा, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, मतलब पर्सपेक्टिव क्या होता है, दृष्टिकोण से, सिक्योरिटी की दृष्टिकोण से उन्होंने क्या देखा, वॉज दी माइंडलेस डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन हुई। सेक्टेरियन का मतलब क्या होता है, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, इसकी इराकी स्टेट की, विच ट्रिगर्ड ब्लड शेड एंड लेड टू द राइज ऑफ रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट्स सच एज अलकायदा इन इराक। जिससे क्या हुआ, मतलब जिससे ब्लड शेड हुआ, मतलब बहुत खून खराबा हुआ, एंड उससे क्या हुआ, एंड लेड टू द राइज ऑफ रेडिकल इस्लामिस्ट। रेडिकल मतलब क्या होता है, कट्टरपंथी, जो इस्लामिक आउटफिट का मतलब होता है संगठन, सच एज अलकायदा इन इराक। जिससे क्या हुआ, अलकायदा की जो है वो फॉर्मेशन हुई, विच लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इस्लामिक स्टेट, जिसके बाद में क्या हुआ, जो इराक थी वो एक इस्लामिक स्टेट जो है वो बन गई। फर्दर डिस्टेबलाइजिंग द रीजन, जिससे जो रीजन था वो डिस्टेबलाइज हो गया, मतलब अस्थिर हो गया। उसके बाद फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, द इराक इन्वेजन टुक डाउन ए बफर दैट द सुन्नी अरब गुल्फ मोनार्चीज हैड बिटवीन देमसेल्व्स एंड शिया द Orkatic Iran and offered post Saddam Iraq on the platter to Shia parties that had historical ties with Tehran। मैं आपको समझाता हूँ। तो जिसके बाद में क्या हुआ, अगर हम लोग जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, मतलब जहाँ पे जोग्राफी भी इन्वॉल्व है और मतलब एरिया भी इन्वॉल्व है और पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो इराक का जो इन्वेजन हुआ, मतलब इराक के ऊपर जो इन्वेजन हुआ, टुक डाउन ए बफर क्या होता है, मतलब जो इनप्लीजेंट, मतलब कुछ अच्छा ना हो, बफर दैट दी सुन्नी अरब गुल्फ मोनार्चीज हैड बिटवीन देमसेल्व्स। मतलब जो क्या हुआ, जिससे क्या हुआ, जो एक अनप्लीजेंट रिलेशन था ना, ठीक है, वो क्या हुआ, उसको क्या हुआ, टुक डाउन, मतलब वो ख़त्म हो गया। दैट दी सुन्नी अरब गुल्फ मोनार्चीज, जो किस के बीच में था, जो सुन्नी अरब, मतलब जो आपको पता है ना, मुस्लिम शिया और सुन्नी में बटे हुए हैं, तो जो सुन्नी अरब गुल्फ मोनार्चीज थी ना, जो मतलब वहाँ रूल करती थी, किस के बीच में था, हैड बिटवीन देमसेल्व्स, मतलब उनके बीच में जो क्या था, एक अनप्लेजेंट रिलेशन था, एंड दी शिया ईरान, और जो शिया जो मुस्लिम पाए जाते हैं ना ईरान में, उनके बीच में जो एक अनप्लीजेंट रिलेशन था, वो क्या हुआ, थोड़ा सा ख़त्म हो गया। दोनों जब क्या हुआ, इराक के ऊपर जो इन्वेजन हुआ, एंड ऑफर्ड पोस्ट सदाम इराक ऑन ए प्लेटर टू शिया पार्टीज दैट हैड हिस्टोरिकल टाइज विद तहरीन। और उसने क्या ऑफर किया, पोस्ट सदाम, मतलब उस टाइम पे जो रूलर था वहाँ का वो सदाम था, इराक ऑन ए प्लेटर टू शिया पार्टीज़। तो मतलब उसने क्या किया, एक ऑफ़र किया जो मतलब इराक को शिया पार्टीज़ के साथ कोलैबोरेशन के लिए, क्योंकि दैट हैड हिस्टोरिकल टाइज विद तहरीन। तहरीन मतलब इराक, क्योंकि उनके साथ उनके कुछ हिस्टोरिकल टाइज भी थे, कुछ रिलेशन भी थे। उसके बाद व्हेन द सीरियन वॉर ब्रोक आउट, जब सीरियन वॉर जो था वो एकदम तेज हो गया, अरब मोनार्चीज फाउंड इट एन अपॉर्चुनिटी टू पुश ईरान बैक बाय टेकिंग इट आउट द रिजाइम इन डिमास्कस। तो जब सीरिया वार जो था वो शुरू हो गया, सिविल वार था, तो जो अरब की जो मोनार्चीज़ थी ना, मतलब जो फैमिलीज़ वहाँ पे रूल करती थी अरब कंट्रीज़ में, उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। ईरान, मैं आपको बता दूँ, ये अरब कंट्रीज़ का पार्ट नहीं है, तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को देखा कि हम लोग क्या करेंगे, ईरान को पुश बैक करेंगे, मतलब पीछे खींचेंगे, बाय टेकिंग आउट दी रिजाइम इन डिमास्कस। और हम लोग क्या करेंगे, जो डिमास्कस है, जो सीरिया की जो कैपिटल है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो अपना शासन है वो हासिल कर लेंगे। रिजाइम का मतलब होता है शासन, और जो ईरान है उसको हम लोग सेट बैक कर देंगे, ठीक है। दी यूएस सपोर्टेड द रिजाइम चेंज ब्लॉक, यूएस ने इस चीज़ को सपोर्ट किया, कॉल्ड फॉर प्रेसिडेंट बशर अल
असाद टू गो ऑफर्ड एड टू दी रेबल्स। और उसने क्या बोला कि जो प्रेसिडेंट बशर अल असद था उसको बोला, मतलब जो सीरिया का जो उस टाइम का प्रेसिडेंट था, कि आप लोग जो रिबेल्स हैं, मतलब जो विद्रोह कर रहे हैं आपका सिविल वार में, उनको आप लोग क्या करो, थोड़ा सी सपोर्ट दो, मतलब उनको क्या करो आप लोग, एड, मतलब थोड़ी सी उनकी हेल्प करो, ठीक है। एंड लॉन्च्ड एंड सेक्रेटिव सेंट्रल एजेंसी, और एक उन्होंने एक सेंट्रल एजेंसी को लॉन्च कर दिया। बट हैविंग बर्न्ड इट फिगर्स इन अफगानिस्तान, इराक एंड लीबिया, द यूएस एपिटाइट फॉर अनदर फुल स्केल मिलिट्री इन्वेंशन वॉज ऑलरेडी डैमेजिंग। लेकिन क्या हुआ था, बर्न्ड इट फिगर का मतलब होता है पहले ही वो जो थी वो चोट खा चुकी थी। अफगानिस्तान में उसके साथ बुरा हुआ, इराक में उसके साथ बुरा हुआ, और लीबिया में भी उसके साथ जो बुरा हुआ था, मतलब पहले ही वो अपनी फिंगर जो थी वो जला चुकी थी। तो यूएस की जो एपिटाइट थी, एपिटाइट का मतलब होता है भूख, फॉर अनदर फुल स्केल मिलिट्री इन्वेंशन, मतलब मिलिट्री के साथ किसी को कंट्रोल करना, वो खत्म हो चुकी थी, वाज ऑलरेडी डिमिनिशिंग, ठीक है। उसके बाद व्हेन द यूएस स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ एन इंटरवेंशन इन सीरिया, मतलब जब उसने, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, तो जब यूएस ने जो था वो मतलब इतना हस्तक्षेप जो इंटरवेंशन था सीरिया में नहीं किया, रशिया एंड ईरान मूव्ड फास्ट टर्निंग अराउंड द सिविल वार। तो रशिया और जो ईरान थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब तेजी से वो बढ़े अराउंड दी सिविल वार, मतलब उन्होंने टर्न अराउंड दी सिविल वार की तरफ वो तेजी से बढ़े। American allies from Saudi Arabia to Jordan and Qatar to Turkey, who all had bet in anti-Assad forces, helplessly watched as Syrian army and Iran-trained militias covered by Russian jets destroyed the rebellion. तो जो अमेरिकन एलाइज थी, मतलब अमेरिका की जो साथी कंट्रीज थी, जैसे साउथ अरेबिया टू जॉर्डन से लेके कतर से लेके टर्की तक, हु ऑल हैड बेट ऑन एंटी असद फोर्सेस, उन्होंने किस चीज़ पे दाव लगाया था, एंटी असद फोर्सेस, मतलब जो फोर्सेस एंटी, मतलब असद जो सीरिया का जो प्रेसिडेंट था, जो फोर्सेस उसके खिलाफ काम कर रही थी ना, उसको वो सपोर्ट कर रहे थे। हेल्पलेसली वॉच्ड एज सीरियन आर्मी, उन्होंने मतलब देखा कि जो सीरियन आर्मी है ना, और जो ईरान के जो मतलब ट्रेंड मिलिट्रीज हैं, कवर्ड बाय रशियन जेट, उसको रशियन ने भी सपोर्ट किया, डिस्ट्रॉयड द रेबेलियन, और उन्होंने क्या किया, जो विद्रोही थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा, हु रियलाइज दैट द यूएस एंडलेसली एंटेंगलमेंट्स इन द रीजन वर स्लोइंग डाउन इट्स अटेम्प्ट्स टू एड्रेस emerging conventional challenges, reached out to Iran and struck a multilateral deal on its nuclear program। तो जब जो यूएस का जो प्रेसिडेंट था बराक ओबामा, तो उसने रियलाइज़ किया कि यूएस का जो एंडलेस अनटेंगलमेंट्स है, एंटेंगलमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो उलझने हैं इन दी रीजन, जो मतलब उसकी उलझने हैं ना अरब रीजन्स में, क्योंकि किसी के साथ उसका अच्छा रिलेशन है, किसी के साथ बुरा रिलेशन है, बट स्लोइंग डाउन इट अटेम्प्ट्स टू एड्रेस emerging कन्वेंशनल चैलेंजेस, वो क्या हो रहे हैं, मतलब वो स्लो कर रहे हैं, वो कमज़ोर कर रहे हैं, जो उसके अटैम्प्ट्स हैं, जो कन्वेंशनल, मतलब जो पुराने चैलेंजेस को कंट्रोल करने में क्या कर रहे हैं, सक्षम नहीं हो रहे हैं, उसकी प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, वो उसने ईरान के साथ वो गया एंड स्ट्रक ए मल्टीलैटरल डील ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो उसने उसके साथ एक मल्टीलैटरल न्यूक्लियर प्रोग्राम पे एक डील साइन की। द ओबामा प्लान वाज टू रीच ए डिटेंटी का मतलब क्या होता है, पीस, शांति, ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए, मतलब शांति लाने के लिए जो था उसका ये प्लान था विद ईरान, एंड परसुएड अमेरिकाज एलाइज, अरब एलाइज एंड तहरीन टू शेयर द रीजन, और उसका मतलब उसका दूसरा जो पर्पस था वो क्या था, परसुएड का मतलब होता है मनाना, जो अरब की जो एलाइज हैं उनको वो मनाए, और तहरीन को क्या करे, दोनों को साथ में लाए, टू शेयर द रीजन, ताकि वो जो है वो एक साथ जो है वो रीजन को जो है वो शेयर कर सके, अरब रीजन को, ठीक है। बट द यूएस कटिंग ए डील विद तहरीन एट द टाइम व्हेन द यूएस ओन actions had made Iran stronger, angered both its Gulf allies and Israel। कटिंग ए डील का मतलब होता है एक समझौता करना। तो जब यूएस ने जो समझौता किया तहरीन के साथ, ईरान के साथ, एट द टाइम व्हेन द यूएस ओन एक्शंस हैड मेड ईरान स्ट्रॉन्गर, मतलब जब जो यूएस के जो अपने एक्शन थे उसने क्या किया, जो ईरान को क्या किया, स्ट्रॉन्गर बना दिया, एंगर्ड बोथ इट गुल्फ एलाइज एंड इसराइल, जिसकी वजह से इसकी जो गुल्फ एलाइज थी, जो मतलब गुल्फ जो साथी कंट्रीज थी, और जो इसराइल था ना, वो एंगर हो गया, मतलब गुस्सा हो गया अमेरिका के ऊपर कि आपने क्यों ईरान के साथ जो थी ये जो डील है वो साइन की। उसके बाद व्हेन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिस्ट्रॉयड द न्यूक्लियर डील दे वेलकम्ड इट, लेकिन जब यूएस का जो प्रेसिडेंट आया डोनाल्ड ट्रंप, जब उसने ये जो ईरान के साथ डील थी इसको कैंसिल कर दिया, तो जो उसकी एलाइज थी, गुल्फ एलाइज थी अमेरिका की, उसने इसको एक्सेप्ट किया, मतलब उसको वेलकम किया। बट मिस्टर ट्रंप डिड नॉट हैव एन अल्टरनेटिव टू चेक ईरान्स इमीडिएट कन्वेंशनल मिलिट्री पावर, लेकिन
उसके पास जो था वो कोई अल्टरनेटिव नहीं था, मतलब कोई उपाय नहीं था कि वो चेक कर सके जो कन्वेंशनल मिलिट्री पावर है ईरान की, ठीक है। व्हेन तहरीन रिस्पॉन्डेड टू मिस्टर ट्रम्प्स मैक्सिमम प्रेशर विद मैक्सिमम रेसिस्टेंस, और जब जो मतलब जो ईरान था उसने जो मैक्सिमम प्रेशर जो डाल रहा था ना डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे, उसने उसको मैक्सिमम रेसिस्टेंस मतलब रुकावटें पैदा की और मैक्सिमम रेसिस्टेंस के साथ उसको फेस किया, पर्टिकुलरली टारगेटिंग सऊदी अरबिया। उसने किसको टारगेट किया? सऊदी अरबिया को टारगेट किया, एंड दी यूए को भी टारगेट किया। दी यूएस लुक्ड अवे, और यूएस ने जो था वो पीछे हटना शुरू कर दिया, मतलब उसने उसको देखना बंद कर दिया, किसको? ईरान को। उसके बाद करंट लिमिटेशंस, मतलब करंट जो लिमिटेशंस क्या है यूएस की, टुडे लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? दायरा, उसके बाहर में आप लोग नहीं जा सकते। टुडे द यूएस इज अवेयर ऑफ इट्स लिमिटेशंस, अभी अपनी जो सीमा है वो पता है किसको? यूएस को। इट इज़ आल्सो फेसिंग बिगर कन्वेंशनल चैलेंजेस एल्सवेयर, क्योंकि वो और भी बहुत सारे जो चैलेंजेस है वो फेस कर रहा है। सो टू एड्रेस दिस टास्क ऑफ रिटेनिंग अमेरिकाज इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया विद रिड्यूस्ड कमिटमेंट, द यूएस केम अप विद द प्रपोजल ऑफ कलेक्टिवाइजिंग इट्स अलायंसेस। तो क्या करने के लिए? ताकि जो टू एड्रेस दिस टास्क ऑफ रिटेनिंग अमेरिकाज इन्फ्लुएंस, मतलब अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो वेस्ट एशिया में बना रहे, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए क्या किया? विद रिड्यूस कमिटमेंट, और उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम रहे, इसके लिए अमेरिका ने क्या किया? द यूएस केम अप विद द प्रपोजल ऑफ कलेक्टिवाइजिंग इस एलाइड। कलेक्टिवाइजिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो यूएस ने एक प्रपोजल लाया ताकि वो इकट्ठा कर सके जो उसकी एलाइज हैं, जो साथी हैं साउथ एशिया, कहाँ पे? वेस्ट एशिया में, ब्रिंगिंग अरब एलाइज एंड इसराइल क्लोजर सो दैट इसराइल कैन टेक ए लार्जर सिक्योरिटी रोल इन द कलेक्टिव फ्रंट अगेंस्ट ईरान। तो उन्होंने क्या किया? जो अरब एलाइज थी ना अमेरिका की, जो अरब साथी थी, और जो इसराइल थी, उसको क्लोजर मतलब एक साथ लाने की कोशिश की, ताकि जो इसराइल है ना वो जो लार्जर सिक्योरिटी रोल है उसको प्ले कर सके ईरान में, ठीक है। क्योंकि पहले तो अमेरिका प्ले करता था, बट दिस अप्रोच हैज़ एटलीस्ट 3 प्रॉब्लम, लेकिन इस अप्रोच में भी 3 प्रॉब्लम है। वन, विद deprioritization of West Asia, the US leverage over its allies is स्लिपिंग। तो मतलब वो क्या कर रहा है? डीप्रायोरिटाइज कर रहा है, मतलब ज़्यादा कोई महत्व नहीं दे रहा है वेस्ट एशिया को। तो इससे क्या हो रहा है? दी यूएस लेवरेज, लेवरेज मतलब होता है लाभ, ओवर इट्स एलाइज इज स्लिपिंग, मतलब जो फायदा लेता था ना वो अरब कंट्री से, वो भी धीरे धीरे स्लिप हो रहा है, ठीक है, मतलब कम हो रहा है। विच एम्बोल्डनिंग, एम्बोल्डनिंग का मतलब होता है एनकरेज करना, दी एलाइज टू टेक देयर ओन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन, जो क्या कर रहे हैं? इनकरेज कर रहे हैं उसके जो एलाइज थे अरब कंट्रीज़ में कि वो जो अपना फॉरेन डिसीजन है वो खुद लें। क्योंकि आपने देखा कि जो ईरान और जो सऊदी अरबिया, उन्होंने रिसेंटली एग्रीमेंट कर लिया पीस बनाने के लिए चाइना की हेल्प से, तो उन्होंने अमेरिका की हेल्प तो नहीं ली ना, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड, इजराइल कंटिन्यूइंग ऑक्यूपेशन ऑफ द पैलेस्टाइन टेरिटरीज कुड प्ले ए स्पॉइलर इन द बिड टू कलेक्टिवाइज अलायंसेस, और जो इजराइल का जो कॉन्टिन्यूइंग मतलब ऑक्यूपेशन कर रहा है ना जो वो पैलेस्टाइन रीजन में, पैलेस्टाइन टेरिटरी में, वो भी एक स्पॉइलर मतलब एक किसी चीज़ को ख़राब करने का जो रोल है वो प्ले करेगा इन दी बिड टू कलेक्टिवाइज अलायंसेस, मतलब जो अमेरिका की जो पॉलिसी है ना कि वो इकट्ठा करेगी अपनी अलायंसेस को, उसमें उसको ख़राब करने में, उस पर जो दाव लगाया हुआ है, बिड लगाई हुई है अमेरिका में, उसको स्पॉइल करने का काम करेगा। क्योंकि जो इजराइल है वो पैलेस्टाइन पे जो है वो लगातार हमले कर रहा है। The UAE not only agreed to normalize ties with Israel through Abraham Accord, but also amended ties with Iran and warmed up to Syria and Turkey. और जो UAE ना उसने क्या किया है? नॉट ओनली एग्री टू नॉर्मलाइज टाइज विद इसराइल, मतलब उसने सिर्फ ये नहीं किया कि हम लोग जो है वो अपनी जो टाइज हैं, जो समझौते हैं इसराइल के साथ, वो अच्छे कर लेंगे थ्रू दी अब्राहम अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? समझौते के थ्रू। बट आल्सो अमेंडेड टाइज विद ईरान, उसने अपने जो टाइज हैं, जो रिलेशन है ना ईरान के साथ, उसको भी उसने अमेंड किया है, मतलब चेंज किया है। एंड वार्म्ड अप टू सीरिया एंड तुर्की। वार्म्ड अप का मतलब क्या होता है ये आप लोग लिख सकते हो। वार्म्ड अप का मतलब होता है किसी के साथ अच्छा रिलेशन शेयर करना, तो मतलब वो अभी अच्छा रिलेशन शेयर कर रहे हैं सीरिया के साथ भी, तुर्की के साथ भी। सऊदी अरबिया ऑन दी अदर साइड रेसिस्टेड एम्ब्रेजिंग इसराइल, और जो सऊदी अरबिया है ना वो क्या करती है, मतलब जो इसराइल के साथ एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? एक साथ मिलना, उसके साथ वो काम एलाइज करने में जो है वो मतलब नहीं मानती है, उसको रेजिस्ट करती है, उसको रोकती है। इंस्टेड द किंगडम आर्ग्यूबली द मोस्ट पावरफुल अरब कंट्री सा एन अल्टरनेटिव फॉर स्टेबिलिटी इन दी चाइना मेडिएटेड पीस प्लान विद ईरान। और उसने क्या किया, जो मतलब ये जो किंगडम है, जो सऊदी अरबिया ना, ये मोस्ट पावरफुल अरब कंट्री है, उसने एक अल्टरनेटिव ढूंढा फॉर स्टेबिलिटी के लिए इन दी चाइना मेडिएटेड पीस प्लान विद ईरान। और उसने क्या किया? समझौता कर दिया ईरान के साथ, मैंने आपको पहले ही बना दिया है। और उसने जो है इसराइल को साथ जो टाइज करने में जो है वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया। थर्ड, दी इसराइल लाइनचिपिन का मतलब क्या होता है ये आप लोग लिख लीजिए। लाइनचिपिन का मतलब होता है ए पर्सन और
थिंग इम्पॉर्टेंट टू समबॉडी, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो किसी के लिए। थर्ड, इसराइल लिंचपिन ऑफ अमेरिकाज कलेक्टिविज्म स्ट्रैटेजी, मतलब इसराइल जो है वो अमेरिका की जो कलेक्टिविज्म की जो स्ट्रैटेजीज है ताकि जो अपनी अलाइंस है उनको इकट्ठा कर सके, वो क्या है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है अमेरिका के लिए। इट सेल्फ इज रेजिस्टिंग अमेरिकाज इन्फ्लुएंस, वो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है ना उसको खुद ही रोक रहा है, उसको खुद ही कम कर रहा है। तो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो मतलब सफल कहाँ से होगी। इसराइल्स न्यू गवर्नमेंट इज मूविंग अहेड विद इट्स जुडिशियल ओवरहॉल प्लान टू डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम वाशिंगटन। तो इसराइल की जो नई गवर्नमेंट आई है ना वो इज मूविंग हेड विद इट्स जुडिशियल ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब क्या होता है ये भी लिख लीजिए। ओवरहॉल का मतलब होता है मरम्मत करना, मतलब वो क्या कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, मतलब जो अपने प्लान हैं उनको चेंज कर रहे हैं। हालांकि उन पे जो है वो प्रेशर जो है वो अमेरिका से जो है वो बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो जो है वो अमेरिका की नहीं सुन रहे हैं। इसराइल आल्सो रिफ्यूज टू ज्वाइन दी वेस्टर्न सैक्शंस अगेंस्ट रशिया, ठीक है, तो एंड रिफ्यूज टू सेंड वेपन्स टू यूक्रेन। तो इसराइल ने क्या किया है, रिफ्यूज़ किया है कि जो सैक्शंस लगाई हुई है ना, वेस्टर्न सैक्शंस जो लगाई हुई है रशिया के ऊपर, उसको भी वो जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है, मतलब रशिया को वो सपोर्ट कर रहा है सीधा सीधा, लेकिन अमेरिका जो है वो रशिया को सपोर्ट नहीं करता है। एंड रिफ्यूज़ टू सेंड वेपन्स टू यूक्रेन, और यूक्रेन को उसने वेपन्स देने से भी मना कर दिया इसराइल ने, मतलब अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ हो गया इसराइल। उसके बाद मल्टी पिलर रीजन होता है जिसमें बड़े बड़े मतलब पिलर हों, मतलब बड़ी बड़ी जो है वो कंट्रीज़ हों, वो खुद में ही एक मतलब स्तंभ हों, ठीक है। एज द यूएस डीप प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वेस्ट एशिया इज लिविंग बिहाइंड ए वैक्यूम, मतलब यूएस जो है वो कम महत्व दे रहा है वेस्ट एशिया से, जिससे क्या हो रहा है, एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, मतलब एक खाली जगह क्रिएट हो रही है। इट्स एलाइज आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश मोर प्रिडिक्टेबल टाइज विद फ्रेंड्स एंड फो, और उसकी जो एलाइज हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं, वो एक मतलब ज़्यादा प्रिडिक्टेबल, मतलब जो जिसको प्रिडिक्ट किया जाए, ठीक है, जिसको आप लोग मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कल ये होने वाला है, मतलब गैस कर सकते हो। तो अपने फ्रेंड्स और फोर्स का मतलब होता है दुश्मन, उनके साथ वो क्या कर रही है, वो ट्राई कर रही है कि एक अच्छे रिलेशन बना सकें। कौन, अरब कंट्रीज, क्रिएटिंग देयर ओन स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इमर्जिंग एज द न्यू पिलर्स इन द रीजन, और वो अपना जो स्फेयर है, मतलब अपना खुद का जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं अरब कंट्रीज़, ठीक है, और एक नए पिलर की तरह उभर के जो है वो अरब इस रीजन में आ रही हैं। इसराइल वांट्स टू स्ट्रेंथन इट्स टाइज विद अरब वर्ल्ड टू फेस डाउन ईरान विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन पैलेस्टाइन, और इसराइल जो है वो अपने जो टाइज है, जो रिलेशन है, वो अरब कंट्रीज़ के साथ और मजबूत करना चाहता है, स्ट्रेंथन करना चाहता है, ताकि वो ईरान के साथ फेस कर सके, उसको फेस कर सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, लेकिन पैलेस्टाइन पे वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। उसके बाद ईरान वांट्स टू ब्रेक आउट ऑफ द इकोनॉमिक चोक होल्ड ऑफ सैक्शंस एंड रियलाइज इज ट्रू पोटेंशियल। ईरान जो है उसके ऊपर जो सैक्शन लगाए हुए हैं ना, चोक होल्ड का मतलब होता है मतलब किसी को टाइट से बांधना, टाइट तरीके से जो है वो बंधा हुआ है वो सेक्शंस के अंदर, मतलब काफ़ी ज़्यादा उस पर सेक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है, उससे वो निकलना चाहता है और अपना जो ट्रू पोटेंशियल है, उसकी मतलब जो सही शक्ति है उसको देखना चाहता है। टर्की वांट्स टू स्पिंग बैक टू ए रीजन वेयर इट वांट्स डोमिनेटेड एंड साउथ अरबिया वांट्स टू बिकम द नेचुरल लीडर ऑफ द अरब वर्ल्ड, और जो टर्की है ना वो अपनी जो मतलब इस रीजन में जो है वो अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है, और जो सऊदी अरबिया है ना वो एक नेचुरल लीडर बनना चाहता है अरब वर्ल्ड का, ठीक है। एंड चाइना द न्यू सुपर पावर ऑन दी ब्लॉक वांट्स टू मेक श्योर दैट इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, और जो चाइना है ना वो चाहता है कि उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। दिस डज नॉट मीन्स दैट अमेरिका इज गोइंग टू रिट्रेट फ्रॉम दी रीजन, रिट्रेट का मतलब होता है पीछे हटना, इसका मतलब ये नहीं है कि जो अमेरिका है वो जो अरब रीजन है उससे पीछे हट जाएगा। द यूएस हैज सेवरल बेसिस एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स डिप्लॉयड अक्रॉस द रीजन, यूएस ने ना उसने अपने जो बहुत सारे जो ट्रूप है, जो आर्मी है, उसको उस रीजन में डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है, कौन से रीजन में, अरब रीजन में। एंड विल कंटिन्यू टू प्ले ए मेजर सिक्योरिटी रोल, और वो एक मेजर सिक्योरिटी रोल जो है वो प्ले करता रहेगा। बट द गुल्फ और द लार्जर वेस्ट एशिया इज नो लॉन्गर एन एक्सक्लूसिव अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, लेकिन जो गुल्फ रीजन जो मतलब अमेरिका का जो पहले कंट्रोल होता था ना गुल्फ रीजन पे, अभी उतना कंट्रोल जो है वो नहीं रहा है, मतलब इतना जो अधिकार का जो उनका क्षेत्र होता था, जो अमेरिका का मैक्सिमम इन्फ्लुएंस होता था, अभी उतना इन्फ्लुएंस अमेरिका का अरब रीजन पे नहीं है। एज मिस्टर कार्टर मैंने आपको बता दिया, दी प्रेजिडेंट हैड इमेजिन, मतलब जो मिस्टर कार्टर जो प्रेजिडेंट थे उसने जो इमेजिन किया था, इट इज़ टू अर्ली टू से वेदर द रीजनल रीअलाइनमेंट इंक्लूडिंग द साउथ अरबियन रिकॉन्सिलेशन वुड सर्वाइव इन फेमसली प्रेस्टिशियस जियोपॉलिटिकल ऑफ वेस्ट एशिया। लेकिन अभी ये प्रिडिक्ट करना, ठीक है, कि जो रीजनल रीअलाइनमेंट हुआ है, मतलब जो साउथ अरेबिया का जो ईरान के साथ जो समझौता हुआ है या ठीक है, जो मतलब गठबंधन हुआ है, वुड सर्वाइव, क्या वो सर्वाइव करेगा, क्या वो टिकेगा
वुड सर्वाइव द इनफेमसली फ्रैक्टिशियस जियोपॉलिटिक्स ऑफ, इनफेमसली क्या होता है, जो बदनाम, फ्रैक्टिशियस, फ्रैक्टिशियस का मतलब आप लोग को लिख लीजिए, फ्रैक्टिस का मतलब होता है झगड़ालू, ठीक है। तो जो जियोपॉलिटिक्स है ना एशिया की, जो काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू है, काफ़ी ज़्यादा बदनाम है, तो ऐसे में क्या जो साउथ अरेबिया और जो ईरान का जो समझौता हुआ है, क्या वो टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये अभी प्रिडिक्ट करना काफ़ी जल्दी होगा। बट देयर आर 3 कॉन्स्टेंट्स इन दी वर्ल्ड विंड। वर्ल्ड विंड का मतलब होता है ये तूफान आया है ना वेस्ट एशिया में, ठीक है, मतलब यहाँ से वहाँ चीज़ें हो रही हैं, इसमें जो है वो 3 चीज़ें जो है वो कांस्टेंट रहेंगी, मतलब मतलब वो टिकी रहेंगी। अमेरिकाज डिक्लाइनिंग एबिलिटी टू शेप जियोपॉलिटिकल आउटकम्स इन द रीजन। अमेरिका की जो मतलब कम हो रही है ना, जो मतलब जियोपॉलिटिक्स ताकि जो इन्फ्लुएंस करती थी वो रीजन में, वो भी कम हो रही है और वो कम होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद चाइनाज कॉन्टिन्यूड राइज एंड ग्रोइंग एपिटाइट फॉर द यूएस एलाइज टू मेक ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस। और चाइना का जो क्या है, कॉन्टिन्यूसली चाइना राइज कर रहा है एंड ग्रोइंग एपिटाइट फॉर द यूएस एलाइज, मतलब उसकी जो भूख है ना, जो यूएस एलाइज की तरफ जो है, मतलब वो कंट्रीज़ की तरफ, अरब कंट्रीज़ की तरफ बढ़ती जा रही है, टू मेक ऑटोनॉमस फॉरेन पॉलिसी, ताकि जो अपनी चॉइस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बना सके। इसके लिए वो जो अमेरिका की जो एलाइज हैं, जो मतलब साथी कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़, उन पे जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बनाता रहेगा। ये चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। दिस इज़ न्यू टेरेन फॉर अमेरिका इन वेस्ट एशिया। टेरेन का मतलब होता है स्पॉट, स्थान। तो ये जो है वो नया स्थान है अमेरिका का वेस्ट एशिया में। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, एक एक लाइन मैंने हिंदी में बता दी। अब आपको क्या करना है, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको एक दो बार खुद रीड करो। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं ना, जैसे गल्फ कंट्रीज़ क्या है, अरब कंट्रीज़ क्या है, उनको आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा ना तो क्या होगा, मतलब मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है, बाकी मैं आपको समझा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना यार कैसा लगा। यार जो वीडियो देखता है ना बिल्कुल कमेंट नहीं करता है, कम से कम जो वीडियो देख रहा है यार आप लोग कुछ कमेंट तो कर दो कि कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स इसीलिए, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो छूट जाती हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज़ हो गया, ठीक है, या फिर जो अरब या 22 अरब कंट्रीज़, ठीक है, ये आपको खुद देखना है और मैप से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हर चीज़ अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो 50 मिनट का चला जाएगा, ठीक है, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप एक बार मेरे से पढ़ो, फास्ट फॉरवर्ड में देखो, उसके बाद जाके खुद इसको रीड करो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको देखो। बाकी वर्ड मीनिंग तो मैं आपको करवा रहा हूँ यार, प्लीज़ कमेंट चाहिए मुझे, ठीक है, जो भी वीडियो देखेगा मुझे कमेंट करेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में क्या लिखेगा, जो गल्फ कंट्रीज़ के जो नाम है ना वो आप मुझे लिख के दोगे, ठीक है। तो ये था आज का आर्टिकल, इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और पीडीएफ फॉर्म आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ओके, जय हिंद, बाय बाय।